भारत की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने साथ में अपने संयुक्त मंच से ऐलान किया है कि 12 फरवरी 2026 को होगी देशव्यापी आम हड़ताल। ये हड़ताल क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ कॉमरेड सुदीप हैं, जो कि सीआईटीयू के प्रेसिडेंट हैं और आज वो हमें बताएंगे इन सारे सवालों के जवाब। तो कॉमरेड, जो पहला सवाल हमें आपसे रहेगा कि आज के समय भारत में ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई है जिस वजह से मजदूरों को ये कदम उठाना पड़ रहा है। हाँ, थैंक यू साहिल कि हम लोग आज बैठे ये चर्चा करने के लिए कि क्यों हमारे देश के मजदूर हम लोग जो है एक आम हड़ताल के लिए मजबूर हुए और रास्ते में आने के लिए हमें जो है आना पड़ा। तो अगर हम बहुत पुराना बात भी ना करें, अगर हम पिछला 2-3 महीना देखें हमारे देश में, तो तुम्हें सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। देखो कि 21 नवंबर 2025 को केंद्र के सरकार 4 लेबर कोड को नोटिफाई करते हैं। जो लेबर कोड पिछले 5-6 साल से देश के मजदूरों ने बार बार आम हड़ताल करके जिसके विरोध में अपना जो गुस्सा है, अपना जो विरोध है वो दर्ज किया था, और मजदूर संगठन से एक बार भी बात ना करते हुए वो लेबर कोड नोटिफाई किया जाता है। और उसी के बाद ही जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन आता है, उस सेशन में हमारे जो ग्रामीण मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार था 100 दिन का काम का गारंटी, वो गारंटी जो है उनसे छीन लिया जाता है। मनरेगा का कानून जो है उनसे छीन लिया जाता है। और उसके बाद तुम देखो कि जो हमारे देश के जो न्यूक्लियर पावर का प्रोडक्शन जो है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन जो है, उसमें कानून था कि वो जो है प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, निजी कंपनी नहीं कर सकती। वो कानून को भी, पुराना कानून को सब ध्वस्त कर दिया और बोल दिया कि निजी कंपनी, विदेशी कंपनी जो भी चाहे वो हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन कर सकता है। 100% बीमा विदेशी जो है एफडीआई करने के लिए दरवाजा खोल दिया। और उसके साथ देश के किसानों का जो बीज का जो अधिकार था, सीड्स का जो अधिकार था, वो छीन के किसानों को 3-4 बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के दरवाजे में खड़ा करने के लिए बीज का भी वो जो है, जो बीज कानून वो ला रहे हैं। और हमारे बिजली का जो अधिकार था, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो बिजली थी, सरकारी क्षेत्र का जो बिजली था, जो बिजली देश के किसानों को खेती करने के लिए थोड़ा सा जो है मदद कर देता था, क्योंकि वहां पे सब्सिडाइज जो है बिजली मिलती थी, वो बिजली का भी ये संशोधनी कानून, उसका भी जो है ड्राफ्ट जो है उन्होंने पेश कर दिया। शिक्षा के लिए भी जो है, शिक्षा का हायर एजुकेशन के लिए भी वो नया कानून लेके आ रहे हैं। तो मतलब देश के हर क्षेत्र के लोग, हर क्षेत्र के लोग जो उत्पादन के साथ, समाज के निर्माण के साथ जुड़े हुए हैं, मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर, छात्रा, सबके ऊपर और देश के सार्वभौमता के ऊपर, सॉवरेंटी के ऊपर भी जो है पिछले कई महीने में हमला सरकार ने बोला है। ये बात नहीं, ये ऐसे नहीं कि ये सरकार पहले कुछ अच्छी काम कर रही थी, ऐसा तो नहीं है, पर फिर भी हमें लगता है कि 2-3 महीने के अंदर में, और उसके बाद तुम देख सकते हो कि एक के बाद एक विदेशी जो है कॉर्पोरेट को मुनाफा करवाने के देने के लिए एक के बाद एक ट्रेड डील साइन हो रहे हैं, और कितना जनविरोधी एक बजट भी सरकार लेके आए हैं। तो देश में एक ऐसा परिस्थिति बनाए कि देश के मजदूर, देश के किसान, खेतिहर मजदूर, छात्रा, नौजवान, महिला, दलित, आदिवासी, उनके सामने कोई रास्ता नहीं है कि वो संघर्ष को एक दूसरा ऊंचाई पे लेके जाए। 12 फरवरी संघर्ष का नए चरण का निर्माण हम बोल रहे हैं। 12 फरवरी हम बोल रहे हैं कि ये एक नए संघर्ष की एक रचना, शुरुआत, 12 फरवरी आम हड़ताल। जैसे कॉमरेड, आपने जैसे कई सारी बातें बताई, अब इन्हें धीरे धीरे हमें एक एक उन चीज को और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली चीज खासकर जो मुझे समझ आई कि जो कानून सरकार लेकर आ रही है, वो हर इन कानून को इस तरीके से दिखाकर लेकर आ रही है कि ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो बिजली विधेयक हो, चाहे वो बीज विधेयक हो। तो और खासकर लेबर कोड्स का आपने जिक्र किया, लेबर कोड को लेकर खासकर सरकार कह रही है कि इससे तो मजदूरों को भरपूर फायदा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो लेबर कोड जिनको लागू करने का अब अधिसूचना दे दी गई है, इनमें इतना ऐसा क्या खतरनाक है
कि सारी ट्रेड यूनियनें इसका विरोध कर रही है? देखो, इसमें 5 अगर पहलू हम इसको अलग अलग से देखें। एक, हम बोल रहे हैं कि ये एक्सक्लूशनरी है। एक्सक्लूशनरी मतलब क्या? हमारे देश के संगठित क्षेत्र के 70% से ज्यादा कारखाना, फैक्ट्री और 90% से ज्यादा मजदूर जो है कोई भी लेबर प्रोटेक्शन के बाहर, लीगल प्रोटेक्शन के बाहर निकल जाएंगे। क्या किया? पहले 100 एक कारखाना में अगर मजदूर काम करते थे तो वहां पे मजदूरों को निकालने के लिए, कारखाना बंद करने के लिए, या फिर वहां का काम का नियम कानून क्या होगा उसके लिए एक गारंटी, प्रोटेक्शन, कानूनी एक सुरक्षा था। अभी कर दिया 300 तक भी अगर मजदूर काम करेंगे तब भी उसका कोई कानून नहीं। अगर मजदूर को चाहेंगे तो मर्जी से निकालेंगे, मर्जी से रखेंगे, कारखाना बंद करेंगे, चले जाएंगे। पहले था कि 20 अगर ठेका मजदूर काम करता है तो ठेकेदार को लाइसेंस लेना पड़ता। अभी कर दिया 50 भी अगर ठेका मजदूर किसी ठेकेदार के अंदर काम करता है उसको लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा। बहुत सारा पहलू है, हर पहलू में नहीं जा रहे हैं। मतलब एक जो मुद्दा है कि संगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेबर कानून का जो प्रोटेक्शन था उससे बाहर कर दो, एक्सक्लूशन। नंबर 2 जो किया है कि मजदूरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उसके काम के घंटे। हम लड़ते हैं कि हमारा काम का घंटा सुरक्षित रहे। मतलब मालिक चाहता है कि जितना ज्यादा कम पैसे में हमें काम करवा सके। हम चाहते हैं कि 8 घंटा काम करे और हमारा वेतनमान जो है वो सही से निर्धारित हो। अभी क्या क्या है कि ये 8 घंटे को अगर मालिक चाहेगा तो उसको 12 घंटा भी कर सकता है। अगर सरकार चाहेंगे उसको 12 घंटा भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मान लो कि तुम्हें कोई भी कारखाना में 4 दिन 12 घंटा 48 घंटा काम करना पड़े। पहले 8 घंटा से ज्यादा काम करने से ओवर टाइम मिलता था। अभी कानूनी रूप में बोल दिया है कि 12 घंटा भी वो काम करवा सकता है। बोलेगा कि 4 दिन में आपको 48 घंटा काम करवाना है। अच्छा, 4 दिन के बाद अगला 2 दिन के लिए तुम्हें दूसरा कोई कारखाना में काम मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो 4 दिन 12 घंटा विदाउट ओवर टाइम तुम्हें काम करना पड़ेगा। उसके साथ दूसरा जो किया है स्प्रेड ओवर टाइम। स्प्रेड ओवर मतलब क्या है? स्प्रेड ओवर मतलब है कि कारखाना में तुम्हें बुलाया और बोला कि तुम बैठो, काम करो, फिर रेस्ट करो, फिर काम करो। सुबह 6 बजे काम में ज्वाइन किए, 4 घंटा काम करवाया, 10 बज गया। उसके बाद बोला 2 घंटा रेस्ट करो, 12 बज गए। उसके बाद बोला 2 घंटा काम करो, 2 बज गया। उसके बाद बोला 2 घंटा रेस्ट करो, 4 बज गया। उसके बाद बोला 2 घंटा काम करो, 6 बज गया। मतलब सुबह 6 से शाम 6, 12 घंटा कारखाना में रख दिया, 8 घंटा काम करवाया। मालिक के क्या फायदा है? हर वक्त काम का तेजी एक तरीके से नहीं रहता है। तो जब काम का लोड ज्यादा आएगा तब मजदूरों को काम में लगाएगा, बाकी समय बंधुआ मजदूर जैसे घर में फैक्ट्री में रख देगा। और उसके ऊपर जो है तुम 4 घंटा काम करने के बाद तुम्हारा जो थकान होता है उसको भी दूर कर देगा, तो फिर तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा श्रम का शोषण करने के लिए काम का घंटा बढ़ाने का जो हरकतें हैं सब करने का परमिशन यहाँ पे सरकार और मालिक को दे दिया गया है। 3 नंबर जो है मजदूरों के लिए तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी काम की गारंटी हो जाए। देखो, हम यूनियन करते हैं, क्या भरोसे यूनियन करते हैं कि हम यूनियन करते हैं पर हमारा पक्की नौकरी है, इतना आसान नहीं है हमें काम से निकाल देना। अभी कानून कर दिया है कि परमानेंट पेरिनियल, स्थायी जो काम, पहले कानून था कि परमानेंट काम में, पेरिनियल काम में, जो स्थायी सालों भर का काम जो है उसमें ठेका में मजदूर नहीं लगा सकते। फिर भी हमारे देश में तो आपको पता ही है कि हर जगह 80%, 90% पब्लिक सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में, सब जगह में ठेके में मजदूर काम कर रहे हैं। अभी कर दिया है कानून कि अगर चाहेंगे, मालिक अगर चाहेंगे सरकारी क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, कहीं पे भी, तो परमानेंट पेरिनियल जॉब जो है उसमें भी फिक्स टर्म के लिए वो रिक्रूट कर सकते हैं। तो फिक्स टर्म का रिक्रूट का मतलब क्या? 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना के लिए तुम्हें काम में रखेंगे। 40 साल, 42 साल, 45 साल उम्र हो जाएगा, फिर बोलेंगे तुम्हें काम नहीं है, तुम्हें घर से काम से निकाल देंगे। और जो है जिंदगी भर हम डर में जीते रहेंगे कि 4 महीना बाद मेरा काम का रिन्यूअल होगा कि नहीं। कानूनी तौर पे हमें काम से निकाल सकता है। और इस तरीके से अगर काम से कोई निकाल देगा तो क्या हम यूनियन कर पाएंगे? जो यूनियन करेगा, यूनियन का लीडर अगला 4 महीने बाद उसे बोलेगा कि तुम्हें जो है निकाल दे रहा है। तो ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर जो है कि देखो, हमारे देश में हजारों के तादाद में, ये दिल्ली शहर में हर साल गर्मी के समय में देखना कितना मजदूर जल के मर जाते हैं। अभी कोलकाता में घटना हुआ, एक वेयर हाउस में 25 से ज्यादा मजदूर जल के मर गए। हमें ना तो फैक्ट्री का कोई इंस्पेक्शन होता है, कानून है पर पूरे देश में 6000-7000 इंस्पेक्टर है। तो मजदूर है करोड़ों में, इंडस्ट्री है लाखों में, और इंस्पेक्टर है 6000।
तो एग्जिस्टिंग कानून के तहत उसका इंस्पेक्शन करने का अधिकार है, फिर भी वो जो है कहते सही से इंस्पेक्शन नहीं कर पाता है। इंस्पेक्शन का कोई सही तरीका नहीं है। और अभी जो कानून किया उसमें इंस्पेक्शन करने का अधिकार उनसे छीन लिया। तो मालिक तो जो है मजदूरों को जलने के लिए, मरने के लिए जो है वो छोड़ देंगे कारखाना फैक्ट्री के अंदर में कि काम करो, ब्लास्ट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, पर वहां पे कोई इंस्पेक्शन का मतलब ये हमारे जिंदगी चला जाएगा, हमारा हम मर जाएंगे। और आखिरी जो बात मैं बताता हूं कि देखो मजदूरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसकी यूनियन करने का अधिकार, उसका हड़ताल करने का अधिकार। यूनियन करने का अधिकार तो लगभग खत्म, यूनियन रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी तो वो रजिस्टर चाहेगा तो यूनियन का रजिस्ट्रेशन रखेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं रखेगा। और उसके ऊपर अगर हम हड़ताल करने जाते हैं, पहले था कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, जो जनता का जो सेवा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो छोड़ के किसी को भी 15 दिन का नोटिस नहीं देना पड़ता था। अभी छोटा एक कारखाना में भी आप हड़ताल करने जाओगे तो 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। अगर नोटिस देने के बाद मालिक पक्ष से अगर एक आपको मीटिंग बुला लिया, जिसको कॉन्सिलिएशन मीटिंग बोलते हैं, कॉन्सिलिएशन मीटिंग बुला लेने से आप हड़ताल नहीं कर पाओगे। मीटिंग अगर 6 महीने चलेगी, 8 महीने चलेगी, 10 महीने चलेगी तो हड़ताल नहीं कर पाओगे। आप अगर हड़ताल करेंगे वो दौरान कि हमारी बात तो नहीं सुन रही है, मीटिंग में आ रहे हैं पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, आप अगर लड़ाई करोगे, संघर्ष करोगे, हड़ताल करोगे तो आपका हड़ताल जो है क्रिमिनलाइज हो जाएगा, आपको जेल तक हो सकता है। तो मजदूरों को जो है संगठन करने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, उसका सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, उसका काम का घंटा, उसका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, उसका लेबर रेगुलेशन के अंदर में उसका रहने का जो सुरक्षा था, ये सब खत्म कर देने वाला कानून अगर हमारे मजदूरों के ऊपर आएगा तो इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा कि हमारी मजदूरी घटेगी, हम और भी कम वेतन में काम करने के लिए जो है मजबूर हो जाएंगे। और वो लोग वही चाहते हैं कि देश की मजदूरों की जो है हाथ में जो है एक बेड़ी लगाने के लिए, ताकि वो जो है अपना लड़ने का ताकत को खो दे और उसका वेतनमान, उसका इनकम जो है और भी गिर जाए। संगठित क्षेत्र के मजदूरों का वेतन गिरेगा तो उसका असर होगा संगठित क्षेत्र के ऊपर भी, पूरे देश के मजदूरों का वेतनमान गिरेगा, मालिकों का और भी ज्यादा मुनाफा होगा। ये है लेबर कोड। कॉमरेड, आपने जैसे ये जो पूरा हमें लेबर कोड के ऊपर एक इतना अच्छा विवरण दिया, मैं एक ही बात समझ रहा था कि ये इसलिए है ताकि मजदूरों का शोषण करना और आसान हो जाए। अब जैसा हम देखते हैं कि इसके साथ साथ जो कुछ हमारे वैश्विक स्तर पे बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि हाल ही में इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई और इंडिया ईयू ट्रेड डील भी हुई, तो क्या कहीं ना कहीं ये शोषण इन चीजों से भी जुड़ा हुआ है? क्या ऐसा भी है कि इन बातों का जो ये ट्रेड डील जिस तरीके से हो रही है, इससे जो हम अपने देश के दरवाजे खोल रहे हैं ताकि बाहर के लोग भी आके हमारा शोषण करना आसान हो, या बाहर का सामान ज्यादा बिके, जो हम कहते हैं जो ग्लोबल कैपिटल है वो अपना मुनाफा बढ़ा पाए, क्या इन सारी बातों का इससे भी कोई ताल्लुक है? क्या ये भी कोई चीज है समझने के लिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। अच्छा देखिए कि हम जो बात हम सीधा सीधी समझ पा रहे हैं और पूरा दुनिया समझ पा रहा है कि जो वैश्विक पूंजीवाद का जो संकट है, वो संकट दुनिया का पूंजीवाद का जो केंद्र है वो केंद्र में जाके अभी हिट कर दिया है। जिसको सबसे ताकतवर देश पूंजीवाद का बोलते थे अमेरिका, वो अमेरिका भी जो है अभी तिरमिरा रहा है, डगमगा रहा है ना। और वो कैसे बचना चाह रहा है? वो बचना चाह रहा है, एक तो है कि उसकी मिलिट्री देखे, कभी जो है वेनेजुएला में जाके वहां के राष्ट्रपति को उठा के लाता है कि वहां का तेल के ऊपर में जो है हमें कंट्रोल देना चाहिए, या फिर उसका मिलिट्री इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए वो फंडिंग करता है, कभी यूक्रेन का युद्ध को चलाने के लिए, या फिर जो है इजराइल को जो है मदद करता है कि पैलेस्टाइन को खत्म करो। वहां पे 70,000 से ऊपर लोगों को मार दिया, बच्चे को, महिलाओं को मार दिया, ताकि वहां पे इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को बचा रखे। और उसके बाद पीस बोर्ड बना रहा है, पीस प्लान लेके आ रहा है ताकि उसको दखल कर सके। एक है सीधा सीधी मिलिट्री एग्रेशन जिसको हम बोलते हैं। और उसके साथ उसने किया, उसने बोला कि हम जो है आपके ऊपर में टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ लगाने का मतलब क्या है? टैरिफ लगाने का मतलब है, इसका दो पहलू है। एक है कि हमारा देश का सामान जो वहां पे बिक रहा है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारे देश के लोग जो है वहां पे सामान कम बेच पाएंगे। तो अमेरिका के अंदर में प्रोडक्शन पूंजी जो है वहां पे शिफ्ट होना शुरू करेगी प्रोडक्शन करने के लिए। तो वहां पे जो है संकट, वो संकट अभी आज के दिन में अमेरिका में बेकारी का हाल बहुत खराब है।
और जो भी ग्रोथ हो रहा है वो 6-7 जो बड़े कंपनी जिसको मैग्निफिसेंट 7 बोलते हैं उसको उसी में ग्रोथ हो रहा है, बाकी सब कहीं पे ग्रोथ वोथ नहीं है। और अमेरिका में अगर आप देखोगे कि मजदूर जो है, एक एक मजदूर 2-2, 3-3 काम करने के लिए मजबूर हो रहा है क्योंकि उसका रियल वेज जो है नीचे जा रहा है। तो अमेरिका जो समझ गया कि उसके अंदर में भी अभी एक क्रांतिकारी एक बदलाव आने का सिचुएशन बन रहा है, लोग बार बार रास्ते में आ रहा है, तो वो समझ रहे हैं कि हम तो पूंजीवाद का एकदम शीर्ष में रहने वाले देश है, हमको अपना देश को ठीक रखना है, तो संकट को दूसरे देश में डाल दो। यूक्रेन वॉर के समय ये संकट को यूरोप के ऊपर में डाला कि यूरोप में ज्यादा महंगा जो है तेल, ये फ्यूल वगैरह वो बेच के रशिया से खरीदने नहीं दिया। और इसी तरीके से अब सबसे बड़ा मार्केट जो है उसको भारत दिखा है। तो एक तो है कि वो भारत में मार्केट में घुसना चाहता था, तो घुसने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा कि भारत को पहले दबा दो। भारत को क्या करना चाहिए था, हम दबेंगे नहीं। भारत को बोलना चाहिए था कि हम अगर रशिया से सस्ते में तेल खरीद पाते हैं, वो हमारे देश के लिए अच्छा है तो हम खरीदेंगे। पर भारत का जो बड़े पूंजीपति है, वो पूंजीपति और अमेरिका के पूंजीपति का इंटरेस्ट सेम है, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, रशिया से हम तेल नहीं खरीदेंगे और यूएस को जो है हम जो है ट्रेड डील करने के लिए हम मान जाएंगे। तो ये ट्रेड डील और ये टैरिफ क्या कर रहा है, ये ट्रेड डील और टैरिफ यूएस का संकट भारत के ऊपर दे रहा है। भारत के बड़े पूंजीपति क्या कर रहे हैं, भारत के बड़े पूंजीपति उसके साथ एग्रीमेंट पे आ रहे हैं और आके ये संकट को नीचे देने का, धकेलने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब मझले छोटे जो उद्योगपति है उनके ऊपर, तो उनका मुनाफा जो है वो कम हो जाएगा। अगर टैरिफ लग गया तो उसका तो प्राइस कम करना पड़ेगा, नहीं तो वो सामान तो बिकेगा नहीं अमेरिका में। तो टैरिफ को एडजस्ट करने के लिए उसको उत्पादन का खर्चा कम करना है। अगर उत्पादन का खर्चा कम करना है तो बाकी सामान का तो खर्चा कम नहीं होगा, तो किसका खर्चा कम होगा, मजदूर का, मेहनत कश लोगों का, श्रम का खर्चा को कम करो। तो विश्व पूंजीवाद का जो संकट है, वो संकट को भारत जैसे बड़े श्रम का जो एक कारखाना है, जहां पे स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, उसके ऊपर संकट को थोपने का ये प्रक्रिया इन्होंने चलाया है। और इसी से समझ में आता है, अगर हम प्रतिरोध भी कर पाएंगे तो संकट को हम ऊपर धकेल सकेंगे, वहां पे भी संकट दिखेगा और भी गहराई से दिखेगा। नहीं, आपने जो ये बात बताई, इसे सुन के ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मजदूर नहीं, देश के हर नागरिक, पूरी जनता पे ही एक तरीके का हमला है। और ये जो सारी चीजें, जो बदलती हुई स्थिति है, सब पर ही इस चीज का एक प्रभाव पड़ेगा। और उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि जैसे हमने देखा कि आप जो सीटीयू का ये कॉल था, इसमें एसकेएम ने भी अपना पूरा समर्थन दिया और जो खेत और ग्रामीण मजदूरों का जुड़ा हुआ मंच है, उसने भी अपना पूरा समर्थन दिया। और इसी तरह साथ साथ कि छात्र, महिलाएं और अन्य अलग अलग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोगों के संगठन भी इस एक ट्रेड यूनियन की कॉल में समर्थन दे रहे हैं। तो ये किस तरीके से हम इसे समझे कि क्या ये एक बड़ी बनती हुई एकता का एक नया रूप है, इसे हमें कैसे देखना चाहिए? अब तक तो हम लोग जो कोशिश कर रहे थे वो कुछ हद तक ऊपर से बनाया गया कोशिश था, पर अभी जैसे आपने बताया कि देखिए, जैसे हमने बताया आपको कि संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को वेतन कम करने के लिए लेबर कोड, उसी तरीके से ये जो मनरेगा का कानून हटा दिया, इसका असर क्या होगा। मनरेगा का कानून हटाने का मतलब जो ग्रामीण वर्कर है, ग्रामीण मजदूर है, वो मजदूर का जो बेंचमार्क होता था कि 240 रुपए से 230 रुपए से नीचे कोई काम नहीं करेगा, वो हाथ से निकल गया। और जो है जो गारंटीड काम था वो भी हाथ से निकल गया। तो खेती के समय में भी उसका वेतनमान गिरेगा, बाकी जो 10 महीना है वहां पे भी उसका वेतनमान गिरेगा। तो ग्रामीण जो खेतीहर मजदूर है उसका भी वेतनमान गिरेगा, जो 100 दिन का काम करता है उसका भी वेतनमान गिर गया। वो क्या करेंगे, वो माइग्रेट करेंगे, प्रवासी मजदूर बन जाएंगे। वो शहर में आएंगे तो शहर में मजदूरों का तादाद क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रवासी मजदूरों का भी वेतनमान जो है गिर जाएगा। तो संगठित मजदूर, असंगठित मजदूर, ग्रामीण मजदूर, शहरी मजदूर, खेतीहर मजदूर, प्रवासी मजदूर, हर स्तर के मजदूरों का वेतनमान गिरेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, मैंने आपको बताया, ये जो सीट का विधेयक है या फिर जो ये बिजली का विधेयक है, और अभी जो यूएस ट्रेड ओपन कर दिया, यूएस जो बहुत ही हाईली सब्सिडाइज 50% सब्सिडी देता है किसानों को, और यहाँ पे 5-6% से ज्यादा सब्सिडी नहीं मिलता है किसानों को। तो एक अनइवन कंपटीशन विदेशी यूएस के किसानों के साथ देश के किसानों का,
तो विदेश से अगर तेल घुस जाता है, सोयाबीन घुस जाता है, कॉटन घुस जाता है, तो यहाँ पे किसानों को तो मरेंगे। तो किसान क्या करेंगे? किसान जो है वो खेती छोड़ के फिर वो मजदूर के तादाद में आके खड़े होंगे। तो किसी का भी कॉर्पोरेटाइजेशन होगा और जो है मजदूरों का संख्या बढ़ेगा, वहां पे वेतनमान और गिरेगा। तो ये पूरा प्लान जो है कि देश के उत्पादक वर्ग जो है उसके खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ा है। और हम बोलते हैं महिला, हम बोलते हैं दलित, हम बोलते हैं छात्रा, हम बोलते हैं आदिवासी। ये कौन है? ये ना किसानी ना है, ये ना मजदूरी ना है। हमारे घर के बच्चे तो पढ़ते हैं, हमारे साथ में ही तो काम करते हैं दलित, हमारे साथ में ही कोई काम करता है वो आदिवासी, कोई किसान का काम करता है, कोई खेतिहर मजदूर का काम करता है। तो पूरे जो देश के उत्पादक वर्ग और जो बड़ा शोषित तबका है, इसके साथ सीधा सीधी विदेशी देशी बड़े पूंजी का संघर्ष ये अभी साफ हो गया। तो हम तो मरेंगे नहीं, देश तो मरेगा नहीं, हम ही तो देश है, देश के 100 करोड़ से ज्यादा जनता तो हम ही है। तो हम लड़ेंगे देशी विदेशी बड़े पूंजी, और ये पूंजी के शिकस्त में चलने वाले ये पूंजी का जो एजेंट जो सरकार केंद्र और राज्यों में बैठा है, इन सबके खिलाफ में हम लड़ेंगे। और 12 फरवरी इसलिए हमने आपको बताया कि एक नए चरण का, एक संघर्ष का, संगठित संघर्ष का, हर क्षेत्र के शोषित वर्ग का जुड़ के एक नए आयाम में संघर्ष लेके जाने की शुरुआत हो रहा है। तो कॉमरेड सुदीप, आपसे बस मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, वो इसी बात से जुड़ा हुआ है। आपने पहले ही इशारा कर दिया है कि ये जो 12 फरवरी को होने वाली हड़ताल है, ये पहले की हड़तालों से अलग है। और ऐसी पर क्यों अलग है? ऐसी क्या चीजें हैं पुरानी हड़ताल और इस हड़ताल के मुकाबले में? और साथ ही साथ ये जो हड़ताल है, ये जो इतनी बड़ी लड़ाई है, क्या इसमें आम जनता, मजदूर वर्ग, जितने भी शोषित वर्ग है और मेहनतकश लोग हैं, क्या ऐसा आपको लगता है कि उनकी जीत होगी? जीत तो होगी जीत तो तय है। बात यह है कि हम पहले तो ये बता सकते हैं कि पिछले कई सालों में पूरे दुनिया में जो संकट था, 2008 से जो संकट शुरू हुआ, जो संकट से ये पूंजीवादी दुनिया निकल नहीं सका है, और कोविड के समय में भी लोग मरे और संकट से पूंजीवाद निकालने का जो कोशिश किया। अगर इस बार भी आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का जो निकला है, नया इकोनॉमिक सर्वे, उसमें लिख रहा है कि पूरे दुनिया में जियोपॉलिटिकल चेंज के कारण जो वैल्यू चेन है उसमें डिस्ट्रप्शन होने का बहुत संभावना है। देश का अर्थनीति डगमगा सकता है, और हम वहां से निकालने के लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं? वो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, हम लेबर कोड ला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि संकट जो है वो घनीभूत हो रहा है पहले से बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से। नंबर 1, ये पहले से हमारा एक जो ऑब्जेक्टिव जो सिचुएशन है उसमें बदलाव है। और दूसरा जो है कि जैसे आपने भी बताया और मैंने भी बताने का कोशिश किया कि हर क्षेत्र के लोगों के ऊपर, किसान, खेतिहर मजदूर, छात्रा, आदिवासी, दलित, जमीन ले लेने का, पूरे देखो दुनिया, देश भर में आदिवासियों का जमीन दखल करने के लिए जो ये लोग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से लेके पूरे देश में, तो ये हर क्षेत्र के लोगों के ऊपर इतना बड़ा हमला भी कभी नहीं था। तो संकट भी पहले से बहुत ज्यादा घनीभूत, हमला भी बहुत ज्यादा तेज, और हमारी यूनिटी भी, लड़ने की जज्बा भी बहुत ही ज्यादा भी बुलंद, बहुत ही ज्यादा मजबूत। हम बोल रहे हैं कि ये 12 फरवरी, हम बोल रहे हैं कि ये चेतावनी हड़ताल है, ये एक होशियारी हड़ताल है। हम सरकार को बोल रहे हैं, अगर आप पीछे नहीं जाते हैं, अगर आप संघर्षशील जो अलग अलग संगठन है इनसे बातचीत नहीं करते हैं, हम तैयारी कर रहे हैं कि 1 से ज्यादा दिन के हड़ताल के लिए भी देश का मजदूर वर्ग मजबूर हो सकता है। हम हमारे देश के बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, कलकत्ता, दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, इसमें लाखों के तादाद में मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर आके बैठ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और इसका ट्रेलर दिखेगा 12 फरवरी। हम लोग अभी तक 1000 से ज्यादा पॉइंट, CI2, किसान सभा, खेत मजदूर संगठन मिलकर 1000 से ज्यादा पॉइंट हमने निकाला है। हमारे पास में लिस्ट है जहां पे 1000 से ज्यादा स्ट्राइकर, संघर्षकारी 12 फरवरी उतरने वाले हैं। So this is going to be the largest show of India's resistance. हम बोल रहे हैं कि 1000 पॉइंट, जहां पे 1000 से भी ज्यादा संघर्षशील
स्ट्राइकर हड़तालकारी 12 फरवरी रास्ते में आने वाले हैं। मिलियंस ऑफ पीपल विल बी ऑन द स्ट्रीट। लाखों के तादाद पे हम 12 फरवरी देश और दुनिया को दिखाने वाले हैं हमारे देश के उत्पादक वर्ग का ताकत क्या है। तो हम तैयार होते हैं एक नए चरण का लड़ाई, जो लड़ाई मजदूर वर्ग, देश के उत्पादक वर्ग, उसकी ताकत, उसका जज्बा और उसका जो अपना इज्जत है समाज के सामने, वो फिर से प्रतिष्ठा करेगा अपने पूरे भरोसे और अपना कॉन्फिडेंस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड सुदीप, आपकी सारी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है जो भी इंसान ये वीडियो को देखेगा वो इस हड़ताल में जुड़ने से दूर ही नहीं रह पाएगा। और बस मैं चाहता हूं आप 2 लाइन में 3 लाइन में एक बार जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें हड़ताल में जुड़ने के लिए कह दीजिए। देखिए, हम पूरे देश के मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर, छात्रा, युवा, महिला, आदिवासी, दलित, अलग अलग तबके के, अलग अलग क्षेत्र के जो मेहनतकश लोग हैं 12 फरवरी रास्ते में आ रहे हैं। तो हमारे पूरे देश के ये क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हम रास्ते में आते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, अपना ताकत को समझ लेते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि असली भारत कौन है। थैंक यू। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.